Good morning, students. So today we will practice numericals. ठीक है, तो यहाँ देखो जो फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है वो क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। सो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो यहाँ सबसे पहले आप ये ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है। निकालना क्या है? एनर्जी। किसकी निकालनी है? फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है। ठीक है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की आपको एनर्जी निकालनी है। तो आप यहाँ देखो, आपको ये ध्यान देना है कि क्या बोहर ने कोई ऐसा फॉर्मूला दिया था जिसकी हेल्प से आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो आपको दिया था, उसकी पोस्टुलेट्स में आया था रेडियस निकालने का भी और एनर्जी निकालने के लिए भी। ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ जब एनर्जी आप निकाल रहे थे तो उसका एक फॉर्मूला गिवन था, बट उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ भी वही ये फॉर्मूला वही है। ठीक है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है। बट आपने जब पोस्टुलेट्स किए थे तो उसमें ये वैल्यू नहीं थी, वो दूसरी वैल्यू थी। वो डिपेंड करती है यूनिट पर। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, उससे भी दिखा देती हूँ और यहाँ भी। तो आपको लर्न करना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है एनर्जी का। अगर यूनिट किस में रखोगे आप? जूल्स पर एटम में। क्या बोल रही हूँ मैं? यूनिट अगर जूल्स पर एटम में रखोगे तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है देखो, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 18 है तो पावर में भी क्या है? 18। तो आपको इससे ध्यान रहेगा कि 2.18 यानी पावर में भी क्या है? 18। ठीक है, -18। एनर्जी ऑलवेज माइनस में निकलती है। आगे देखो यहाँ सिंबल माइनस का लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है बाहर से अंदर की तरफ तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसके लिए साइन आता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन माइनस ही यूज़ करना है एनर्जी जब भी आप निकालोगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो किस यूनिट के अकॉर्डिंग है। सो वंस वेट, आई विल शो यू। तो आप देखो यहाँ आपने पोस्टुलेट में किया था, ठीक है, बोहर के पोस्टुलेट में, कि एनर्जी आप किससे निकाल सकते हो। E = -k² 2π² me⁴ n² h²। ठीक है, डिवाइडेड में n² h² है। तो आप यहाँ देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया है इसने। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके यहाँ पर सिर्फ n² को छोड़ा है। तो कितना आया? -1312 डिवाइडेड बाय n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला और दिखा देती हूँ यहाँ पर, जो हमने पोस्टुलेट में किया था। एक्चुअल में अगर सिंपल वे में लिखो तो आप ये फॉर्मूला ही है वो। अभी जो आपने फॉर्मूला किया है मैंने आपको बताया कि वो क्या है। E = -2.18 इंटू 10 की पावर कितना था? -18 इंटू z² बाय n²। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ कहीं भी z² की बात नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला क्योंकि बोहर ने जो बताया था वो सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में बताया था, बाकी के बारे में नहीं बताया था। तो इसी फॉर्मूले को भी अगर आप दूसरे किसी एलिमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहो तब उन्होंने इस यहाँ पे किसको ऐड किया था? मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे z² को। ठीक है, यानी एक टर्म और जोड़ दी थी z² बट मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के लिए यहाँ z क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के लिए आप z लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, पर z क्या है? z एटॉमिक नंबर है। ठीक है, z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। तो यूज़ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए आपको z यूज़ करना है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ जो ये फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का सॉल्व करके जो 2.18 आया है, ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया गया है। कौन सी? 2 को कर दिया, पाई को कर दिया, m को, e को और h को। ठीक है, सभी कांस्टेंट वैल्यू है। वी हैव ऑलरेडी डन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, मास भी, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई भी पता है। सभी को सॉल्व करके ये आया है। पर ये फॉर्मूला कब लगाओगे? अगर क्या हो आपके पास, यूनिट कौन सी हो? जूल्स पर एटम।
और आप इस फॉर्मूले को कब लगाओगे? अगर आपके पास यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी यूनिट यूज़ करना चाह रहे हो, तभी आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब आप देख लो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, आप उसे नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ फॉर्मूला आपने लगाया, Z क्या था? एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसने वैल्यू पुट कर दी 2, ठीक है। किस ऑर्बिट की बात कर रहा है? फर्स्ट की। तो n की वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। बाकी आपको वैल्यूज़ मिली हुई है, यू कैन सॉल्व। उसके बाद रेडियस पूछा है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? दिस। ये भी बोहर ने दिया था उसी पोस्टुलेट के अंदर। तो आपको जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, z यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी है उसमें z ऊपर था, n नीचे था। रेडियस में n ऊपर है, z नीचे। आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि जो रेडियस होता है हर एटम का, वो ऑर्बिट के साथ बढ़ता है, इसीलिए ये डायरेक्टली आएगा। तो इससे ध्यान रख लेना कि रेडियस में n डायरेक्टली होता है, एनर्जी में n इन्वर्सली होता है, ठीक है। n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी घटती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख लो, क्या बोला है? रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज़ 0.85 नैनोमीटर, ठीक है। ये रेडियस है। आपको वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इन दिस ऑर्बिट। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, बट ज़रूरी नहीं आपको न्यूमेरिकल में मिले, आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब आप इस तरह से रिलेशन देखो, ये भी बोहर की पोस्टुलेट में आया था फॉर्मूला, ये वाला। उसने बताया था बोहर ने कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो वो किसके इक्वल होता है? NH/2π। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ देखो n इसने क्या लिखा है? 4। क्यों बोला है? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? फोर्थ की, ठीक है। मास आपको लर्न करके रखना है, रेडियस इसने दे ही दिया, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? v। बाकी सभी वैल्यूज़ क्या हैं? कांस्टेंट। इस न्यूमेरिकल में आप देखो, अ टेनिस बॉल ऑफ मास, एक बॉल है, उसका मास इतना गिवन है, स्पीड इसकी 62 दे रखी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस। आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। विल द मोमेंट ऑफ दिस बॉल एग्जिबिट ए वेव करेक्टर? क्या उसका वेव करेक्टर है, ठीक है। आपको मोमेंट देखते हुए बताना है। दूसरा, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ h की वैल्यू आपको दे दी है, बट मैंने आपको बोला आपकी h की वैल्यू आपको लर्न करनी है। 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो कि भी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वेवलेंथ भी आया और वेलोसिटी भी आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको किसके अकॉर्डिंग था? डी ब्रॉगली। आपने हेजनबर्ग किया था, डी ब्रॉगली किया और बोहर की पोस्टुलेट की। इनके सभी फॉर्मूले आपने अपनी नोटबुक में एक सेपरेट पेज पर लिख लेना। तो आपको पता चल गया कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा और वेलोसिटी दोनों है, तो वो डी ब्रॉगली ने दिया था। इट मीन्स आप इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे, ठीक है। आप चेक कर लो कि आपको सभी दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी थी, सॉरी क्या निकालना आपको यहाँ पर? कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए h/mv। m आपको दिया हुआ है, v भी आपको दिया है, h पता है, यू कैन सॉल्व द आंसर। तो आपको लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा। बट यहाँ आप देखोगे स्टेटमेंट में एक चीज़ और पूछी हुई है, विल द मोमेंट ऑफ दिस बॉल एग्जिबिट वेव करेक्टर। इसने बोला है कि जब ये बॉल चल रही थी, ठीक है, क्या इस बॉल को देखकर आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर इसका नेचर कैसा था? वेव नेचर। क्या ये वेव नेचर शो करता है? तो वो आपको बताना है इसके आंसर की हेल्प से, ठीक है। तो वेव नेचर एक्चुअल में कौन एग्जिबिट करता है? आपको मैंने बताया था कि या तो लाइट शो करती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो इस तरह से मूव करते हैं वेव्स की फॉर्म में। बट बॉल अगर चल रही है तो उसके अंदर इस तरह का नेचर नहीं आता है। तो कैसे पता लगा? आप जब इसका आंसर सॉल्व कर रहे थे तो आपने यहाँ देखा होगा जिसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.8 इंटू 10⁻34 मीटर वेवलेंथ आ रही है। भी वेवलेंथ कितनी है? ज़्यादा या कम? ये इतनी कम है क्योंकि -34 लगा है। इतनी कम है कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेज़र नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब इसका वेव नेचर भी क्या है? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर?
So this wavelength is too small to be measured, therefore the wave nature of such ball cannot be detected. ठीक है, thus the ball will not have wave character and will describe a fixed path. तो हम उसका वेव नेचर तो क्या ही नहीं रहे, तो इसका मतलब उसके पाथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी हियर, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. यहाँ तो इसने बता ही दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, यानी डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, मास इसने दे दिया है, बार बार कह रही हूँ आपको लर्न करके रखना है. मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट. जो इलेक्ट्रॉन था वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, लाइट की जो भी स्पीड थी उसका 1%. तो आपको लाइट की स्पीड भी पता होनी चाहिए, वो भी आपको पता है. तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸. ठीक है, आपने 10th क्लास में की होगी. इसका 1%, तो इसका 1% कैसे लोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3.0 × 10⁸ को, तो इसका 1% निकल आएगा. 1% जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. यूनिट ध्यान रखनी है सभी की. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ निकालना क्या था आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है. क्या बाकी सभी वैल्यूज़ गिवन है आपको, गिवन है. एच आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, मास आपको दे ही दिया. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी, जो आपने सॉल्व कर ली है. तो सभी वैल्यूज़ आपको मिल गई है, सो यू कैन सॉल्व दी आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी हियर. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज दिस. ठीक है, 2 केसेस प्रोवाइड कर दिए हैं. फर्स्ट केस कितना दिया, 0.001%, और सेकंड दिया है इसने 0. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसने दे दी है. बट देखो आप स्टेटमेंट को देखते ही पता चल जाता है, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी वर्ड यूज़ हुआ था हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल में. तो इसका मतलब आपको वो वाला ही फॉर्मूला लगाना है. कौन सा, हाइजेनबर्ग का. तो हाइजेनबर्ग का क्या फॉर्मूला था, Δx, ठीक है, इंटू Δp था. Δp को इसने ओपन कर दिया है, क्या लिख दिया, m∆v इज इक्वल टू h/4π. ठीक है, तो आपको इतना आइडिया मिल गया यहाँ पर कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, दिस वन. उसके बाद आप चेक कर लो कि आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है. तो आपने यहाँ देख लिया कि आपको सॉल्व क्या करना है. सॉल्व क्या करना था, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है यहाँ पर, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज़ Δx. ठीक है, m∆v तो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट. ठीक है, मोमेंटम. तो आपने यहाँ पर जो है Δx आपको सॉल्व करना है. आप m∆v आपका नीचे आ जाएगा, h ऊपर है ही. ठीक है, सारी वैल्यूज़ इसमें यहाँ क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, और कुछ आपको दे दी है. h की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है. 4 कांस्टेंट पता है आपको, पाई की वैल्यू पता है, m की वैल्यू कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के मास की, v आपको दे ही दिया. ठीक है, अब v देखो, आप एक बार फिर देख लो, v यहाँ कितना दिया हुआ था आपको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी दी थी, 0.001% दे दिया इसने. ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख लो 0.001% सॉल्व कर रखा है इसने. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 0.001 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300. ठीक है, तो 300 आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे ही रखी थी, इसका 0.001% था. यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, इसकी वेलोसिटी. ठीक है, बाकी वैल्यूज़ को आप पुट कर लो, सो यू विल गेट द फर्स्ट पार्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी दे दी है, 0. तो फॉर्मूला देखो वही लगेगा, सेम. ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, यही वाला फॉर्मूला. तो वहाँ पे वेलोसिटी आपको कितनी दे दी है, 0. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दे दी, 0. तो आप यहाँ देख लो, इसकी वेलोसिटी है 0. तो सभी को पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो सामने वाली वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट. ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. सो यू कैन सी हियर वन मोर न्यूमेरिकल. यहाँ देखो इसने दे दिया है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है ये. ठीक है, अभी आपने क्या था, मैंने आपको बताया था बोहर पोस्टुलेट में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1312. ठीक है, डिवाइडेड बाय n², पर यूनिट थी वहाँ पर किलो जूल पर मोल. यहाँ इसने जूल पर मोल कर दिए, इसीलिए यहाँ पर इसने, ठीक है, पॉइंट लगा दिया इधर पर. तो
तो आपको सिर्फ यूनिट के बेस पर ही वैल्यूज़ चेंज होगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यूनिट को ध्यान रखते हुए वैल्यूज़ को लर्न कर लेना। उसके बाद इसने बोला है कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। मीनिंग क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। बट और भी इसके पास ऑर्बिट हैं जो खाली हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स तो बहुत सारे होते हैं, अप टू 7 तक होते हैं, बल्कि आगे भी आएंगे। तो अभी तो आपको 7 तक करना है, ठीक है। तो ऑर्बिट्स तो इसके पास खाली हैं और भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन फ़िलहाल अभी किस में है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, पहला एक्साइटेशन हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट से, यानी सेकेंड ऑर्बिट पर गया है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ गया है, सेकेंड ऑर्बिट पर, ठीक है। तो यहाँ देखो पूछा क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकलती हैं। जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पर, पहले फर्स्ट पे था, बाद में सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो जब पहले से बाहर की तरफ जाता है तो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, ठीक है। पर जब ये वापस आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़, ठीक है। बट इसने बोला फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग सिंपल ये है कि पहले ऑर्बिट से वो दूसरे पर गया, पहले से कहाँ गया, दूसरे पर। तो चेंज इन एनर्जी क्या आई, ठीक है। तो फाइनल ऑर्बिट तो ये था और इनिशियल ऑर्बिट कौन सा था, फर्स्ट। तो फाइनल में से माइनस कर देना इनिशियल को, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, E2 माइनस E1, तो उससे क्या निकल आएगा आपका, चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ लिख दिया इसने फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। उसके बाद आप देखोगे इसने एनर्जी की वैल्यू तो बता ही दी थी, कितनी दी थी इसने, 1.312 इंटू 10⁻6/2 n स्क्वेयर, कितनी दी थी, n स्क्वेयर। तो आपने E2 माइनस E1 किया, E2 क्या था, फाइनल ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट कौन सा था, सेकेंड। तो सेकेंड का स्क्वायर कर दोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल ऑर्बिट क्या था, 1, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर कर दोगे, 1 का, आपको आंसर मिल जाएगा। सो यू विल हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट पार्ट में देखो इसने क्या बोला है, आपको निकालना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आयनाइजेशन एनर्जी ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है भी। अगर किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है वहाँ से आपको इनफाइनाइट पोजीशन पर ले जाना है। जब भी वर्ड क्या आ जाए, आयनाइजेशन। फिर से बता देती हूँ क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है वहाँ से आपको कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट पोजीशन पर, ठीक है। अब जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरी बात कि जब आप ले गए, आपको यहाँ ये चेक करना है कि इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या था। तो फाइनल हमारी पोजीशन क्या हुई, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात करी तो इनफाइनाइट ऑर्बिट पे इनफाइनाइट एनर्जी आप चेक करोगे। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट की बात करी क्योंकि फर्स्ट पे था वो, तो फाइनल तो आपका इनफाइनाइट हुआ, इनिशियल क्या हुआ आपका, फर्स्ट ऑर्बिट। तो अब चेंज इन एनर्जी क्या निकलेगी, चेंज एनर्जी क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइट माइनस E1, ठीक है। सो आई विल शो यू दिस। यहाँ हो गया ये आपका, इनफाइनाइट में से माइनस कर दो E1। और आप सभी को पता है कि इनफाइनाइट एनर्जी ऑलवेज कितनी होती है, 0। यानी इनफाइनाइट ऑर्बिट पर एनर्जी कितनी होती है, 0। E1 पर कितनी हुई, आपको ऊपर दी हुई थी वैल्यू, ठीक है। E1 तो इसने दे ही दिया था यहाँ पर, E1 मीन्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इसने दे ही दी थी, ये था E1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू 1 रहेगी। तो सिंपल सी स्टेटमेंट क्या बन गई आपकी यहाँ पर, E इनफाइनाइट माइनस E1, ठीक है ये। सो आंसर यू विल गेट द 1.312 इंटू 10⁻6, ठीक है, जूल पर मोल। सो इन दिस वे यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।